8.1 परिचय। जब से शहर पहली बार अस्तित्व में आए तभी से उन्होंने मनुष्यों को आकर्षित किया है। चाहे छोटे हो या बड़े, प्राचीन हो या आधुनिक, शहर ऐसे स्थान रहे हैं जहां लोग एक साथ आते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं। हम भारत में शहरी अनुभव का पता लगाना चाहते हैं। आरंभ करने के लिए हम जांच करेंगे कि भारत में शहरी केंद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के शहरों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करेंगे। 2500 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन भारत में शहरी केंद्र उभरने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों के प्रभावशाली अवशेष इस महत्वपूर्ण विकास के गवाह हैं। हालांकि हम उनकी लिखित भाषा को समझने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उनकी शहरी संरचना के बारे में हमारी समझ सीमित है। हम नहीं जानते कि हड़प्पा के शासक व्यापारी, पुजारी या योद्धा थे। इसीलिए हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक शहर का अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं, जिसे अक्सर दूसरे शहरीकरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय शहरों के अपने अध्ययन के लिए हम वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित शहर उज्जैन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद हम शाहजहानाबाद, जो अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, की केस स्टडी करेंगे। आधुनिक काल में आगे बढ़ते हुए हम पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजधानी कोलकाता की संरचना का परीक्षण करेंगे। इन केस अध्ययनों का उद्देश्य उनकी शहरी संरचनाओं में समानता और अंतर दोनों को उजागर करना है। 8.2 उज्जैन शहर का उदय। इससे पहले कि हम इस कहानी में उतरे कि उज्जैन कैसे अस्तित्व में आया, आइए पहले समझें कि भारतीय संदर्भ में शहरीकरण का क्या अर्थ है। आइए इसकी परिभाषा जानें। शहरीवाद को परिभाषित करना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में उभरा। शहरी केंद्र आम तौर पर महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के समय विकसित होते हैं। इस काल से पहले जो समाज अस्तित्व में था वह रिश्तेदारी पर आधारित था, जिसमें धन और गरीबी जैसे न्यूनतम सामाजिक भेद थे। दूसरी ओर शहरी केंद्र शासकों और शासितों के साथ साथ अमीरों और गरीबों के बीच विभाजन वाले समाजों में उभरते हैं। संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति भव्य मकानों का निर्माण करके और समाज द्वारा मूल्यवान मानी जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करके अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दूरदराज के देशों से बहुमूल्य पत्थर मांगते थे। ये बहुमूल्य वस्तुएं अक्सर दूरदराज के स्थानों से प्राप्त की जाती थी, जिससे व्यक्तियों को इन्हें प्राप्त करने और तैयार करने की आवश्यकता होती थी। शहरी समुदायों में शासक, व्यापारी, पुजारी और कुशल कारीगर जैसे विभिन्न समूह शामिल होते हैं। इनमें से कोई भी समूह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसके बजाय वे अपनी जीविका उपलब्ध कराने के लिए आसपास के क्षेत्रों के कृषकों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में कृषि समुदायों को समझना महत्वपूर्ण है। उज्जैन में नगरवाद का प्रागैतिहास। यह समझने के लिए कि उज्जैन का उद्भव कैसे हुआ, हमें इसके प्रागैतिहासिक अतीत में गहराई से जाना होगा। लगभग 2500 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश में कृषक समुदाय बसे थे। अगले 1700 वर्षों में इन कृषि समुदायों का विस्तार हुआ, यद्यपि कभी-कभार रुकावटों के साथ। समय समय पर ये समुदाय लुप्त हो जाते थे। केवल कुछ वर्षों के बाद कृषकों के नए समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था। वे सभी पत्थर और तांबे से बने आदिम उपकरणों का उपयोग करते थे। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 2500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच कृषि बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई।
इनमें से कुछ बस्तियां इतनी बड़ी हो गई कि उनमें 1000 से अधिक निवासी रहते थे। बस्तियों की बढ़ती सघनता के कारण महाराष्ट्र, मालवा या पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे स्थानों में पृथक कृषि समुदायों से बस्तियों के निरंतर नेटवर्क की ओर बदलाव आया। इन परस्पर जुड़ी बस्तियों के साथ साथ व्यापार मार्ग उभरने लगे। कृषि बस्तियों का परित्याग और उज्जैन के आसपास पुनः बसावट। लगभग 800 ईसा पूर्व कई बस्तियों को छोड़ दिया गया था और इस परित्याग के सटीक कारण स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा। हालांकि अधिक संभावित परिदृश्य में इस अवधि के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश से युद्धप्रिय समुदायों का आगमन शामिल है। ये नवागंतुक मजबूत पदानुक्रमित प्रणालियों का पालन करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय समुदायों और इन आप्रवासियों के बीच संघर्ष ने केंद्रीकृत शक्ति और पदानुक्रम पर केंद्रित एक नए समाज को जन्म दिया है। इस युग में जनसंख्या का महत्वपूर्ण पुनर्स्थापन देखा गया। एक महत्वपूर्ण विकास उज्जैन क्षेत्र में और उसके आसपास कई कृषि बस्तियों का उदय था। उज्जैन क्षेत्र में बस्तियों का समूह यह दर्शाता है कि कृषक कम अनुकूल क्षेत्रों में विस्तार करने के बजाय उच्च गुणवत्ता वाली भूमि पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इन बस्तियों की निकटता और निरंतरता से संभवतः शक्तिशाली नेताओं को बड़ी आबादी पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। यह संभव है कि इन नेताओं ने राज्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में सहायता करते हुए लोगों को आसपास के क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर किया। इस परिणति के कारण कुछ प्रमुख बस्तियों का उदय हुआ, जैसे कि उज्जैन, जिसने पिछले चरण की सबसे बड़ी बस्तियों को पीछे छोड़ दिया। कुछ गांवों के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारें थीं। इन दीवारों को बनाने में बहुत से लोगों को काम करना पड़ा होगा। ऐसा तभी हो सकता था जब बहुत अधिक धनसंपदा वाला कोई समूह नियंत्रण कर लेता। हमारे सीमित साक्ष्य बताते हैं कि विभिन्न वर्गों वाला एक समाज था। ऐसे समाजों में पारिवारिक संबंधों पर आधारित समाजों के विपरीत उन्हें अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने की आवश्यकता होती है। वे काम और अपनी सेना के लिए लोगों को पकड़ने के लिए युद्ध शुरू कर सकते हैं। वे अजनबियों को अपनी भूमि में स्वतंत्र रूप से आने नहीं देते थे, क्योंकि उनका अमीर उच्च वर्ग हमलों के लिए आकर्षक लक्ष्य हो सकता था। शायद ये सुरक्षात्मक दीवारें इन समाजों द्वारा अपनी सीमाओं को चिन्हित करने की दिशा में पहला कदम थी। उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में हम दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले, उज्जैन के आसपास बहुत सारे गांव बनने लगे, जो मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों से काफी अलग है। पहले के समय में कृषक समुदाय पूरे मध्य प्रदेश में समान रूप से फैले हुए थे। लेकिन यदि हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के स्थानों पर नजर डालें तो आधुनिक जिले उज्जैन के आसपास गांव एकत्रित होते नजर आते हैं। लोगों के बसने के तरीके में यह बदलाव मुख्यतः अच्छी जमीन और पानी जैसी चीजों के कारण नहीं है। यह इस बारे में अधिक है कि शक्ति किसके पास थी। सबसे अधिक संभावना है शक्तिशाली शासकों ने लोगों को उज्जैन के पास बसाया ताकि वे आसानी से कर एकत्र कर सकें। तो ऐसा लगता है जैसे शहर तब बनने शुरू हुए जब संघर्ष हुए और लोगों को फिर से बसाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हम देखते हैं वह है सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण। लगभग 1 मील लंबी और 3/4 मील चौड़ी एक विशाल दीवार उज्जैन की स्थापना के तुरंत बाद बनाई गई थी। अनुमान लगाया गया है कि इस दीवार को बनाने में लगभग 34,666 श्रमिकों को 150 दिनों तक काम करना पड़ा। उज्जैन के आकार को ध्यान में रखते हुए संभवतः इसकी आबादी लगभग 38,000 थी। उस स्थिति में
दीवार के निर्माण में लगभग 91% आबादी को काम करने की आवश्यकता होगी। इससे पता चलता है कि एक शक्तिशाली शासक वर्ग उभरा था, क्योंकि आम लोग ऐसी परियोजना पर काम नहीं करेंगे जब उनके पास सुरक्षा के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं होगा। इस मजबूत राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में ही सिक्कों का उपयोग और लेखन जैसी अन्य चीजें सामने आने लगी। चिंतन और क्रिया 8.1 अपने स्थानीय पुस्तकालय में जाएं और विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियों या किसी अन्य कहानी पर एक किताब उधार ले जिसमें भारत के किसी प्राचीन शहर कस्बे जैसे वैशाली, तक्षशिला आदि का वर्णन हो। इस पुस्तक को पढ़े और उस शहर कस्बे पर लगभग 1 पृष्ठ का निबंध लिखे जो इस कहानी की पृष्ठभूमि बनाता है। अपने निबंध में कहानी में वर्णित विभिन्न भागों की वास्तुकला, परिदृश्य, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करें। अपने निबंध की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के निबंध से करें। शीर्षक: गौरवशाली अतीत की पुनः खोज, विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियों के माध्यम से प्राचीन शहर उज्जैन की एक झलक। परिचय: इतिहास का अध्ययन एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें प्राचीन काल में वापस जाने और लंबे समय से चली आ रही सभ्यताओं की भव्यता का पता लगाने की अनुमति देता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैंने एक किताब उधार लेकर एक आकर्षक यात्रा शुरू की जो प्राचीन शहर उज्जैन की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रसिद्ध राजाओं, विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियों का वर्णन करती है। यह निबंध कहानियों में दर्शाए गए वास्तुशिल्प चमत्कारों, सुरम्य परिदृश्यों और उज्जैन के गहन सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अन्वेषण के माध्यम से हम न केवल शहर के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करेंगे बल्कि भारतीय संस्कृति पर इसके स्थायी प्रभाव को भी उजागर करेंगे। वास्तुशिल्प चमत्कार। उज्जैन, जिसे उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्थापत्य इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। शहर की वास्तुकला, जैसा कि विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियों में वर्णित है, सदियों से चली आ रही विभिन्न वास्तुकला शैलियों का एक शानदार मिश्रण दर्शाती है। शहर की वास्तुकला की भव्यता इसके असंख्य मंदिरों और महलों में निहित है, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग अवधियों और प्रभावों को दर्शाते हैं। उज्जैन की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक महाकालेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका विशाल शिखर, जटिल नक्काशी और विस्तृत मूर्तिकला शहर की वास्तुकला कौशल का उदाहरण है। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जो सुंदर रूपांकनों और जटिल रूप से डिजाइन किए गए मंडपों से सुसज्जित है। यह न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, बल्कि शहर की समृद्ध वास्तुकला विरासत के प्रमाण के रूप में भी खड़ा है। उज्जैन का परिदृश्य। विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियों में उज्जैन के परिदृश्य को मनमोहक बताया गया है। यह शहर पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। नदी का किनारा, जिसे घाट के नाम से जाना जाता है, एक मनोरम दृश्य है जहां तीर्थयात्री धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। क्षिप्रा नदी ने अपने प्राचीन जल के साथ शहर के अस्तित्व और सांस्कृतिक महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी शांति, इसके चारों ओर फैली हरी-भरी हरियाली के साथ मिलकर उज्जैन को प्राचीन संतों और विद्वानों के लिए बौद्धिक प्रवचन में शामिल होने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियां उज्जैन की प्राकृतिक सुंदरता का सार दर्शाती है और इसका परिदृश्य शहर की पहचान का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। सामाजिक महत्व। उज्जैन का सामाजिक महत्व शिक्षा, संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका में गहराई से निहित है।
यह शहर विचारों का मिश्रण रहा है, जो पूरे भारत और विदेशों से विद्वानों, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध संस्कृत कृति शकुंतला के लेखक महान कवि कालिदास विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान उज्जैन में रहते थे, जो शहर की बौद्धिक जीवंतता को उजागर करता है। शिप्रा के घाट एक सामाजिक केंद्र के रूप में भी काम करते हैं, जहां सभी क्षेत्रों के लोग आध्यात्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एकत्र होते हैं। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक उज्जैन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में शहर के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक महत्व। उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत इसकी वास्तुकला और परिदृश्य की तरह ही समृद्ध और विविध है। विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियां भव्य समारोहों, संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के चित्रण के माध्यम से शहर की सांस्कृतिक जीवंतता को रेखांकित करती है। यह शहर शास्त्रीय कला और साहित्य का संरक्षक रहा है, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य रूपों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माना जाता है कि नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक मौलिक ग्रंथ है, जिसकी रचना उज्जैन में हुई थी। शहर की सांस्कृतिक विरासत लगातार फल-फूल रही है। विभिन्न त्योहार और कार्यक्रम इसकी कलात्मक विरासत का जश्न मना रहे हैं। अन्य छात्रों के साथ तुलना। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध की तुलना करने पर मुझे विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि मिलने की उम्मीद है। उज्जैन के महत्व, वास्तुकला, परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत के बारे में प्रत्येक छात्र की व्याख्या उनके अद्वितीय अनुभवों और शोध से प्रभावित होकर भिन्न हो सकती है। दृष्टिकोणों की यह विविधता उज्जैन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हमारी सामूहिक समझ को समृद्ध कर सकती है। निष्कर्ष। विक्रमादित्य और राजा भोज की कहानियां प्राचीन शहर उज्जैन की एक मनोरम झलक प्रदान करती है, जो इसके वास्तुशिल्प चमत्कार, सुरम्य परिदृश्य और गहन सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। आध्यात्मिकता, शिक्षा और कलात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र के रूप में उज्जैन की विरासत कायम है, जो हमें भारतीय संस्कृति पर इस शानदार शहर के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। इस असाइनमेंट ने न केवल भारत की ऐतिहासिक विरासत के प्रति मेरी सराहना को गहरा किया है, बल्कि इग्नू का छात्र होने पर गर्व की भावना भी पैदा की है, जहां इस तरह के अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया जाता है और जश्न मनाया जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन अवंती महाजनपद नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसने हजारों वर्षों तक एक शहरी केंद्र के रूप में अपना महत्व बनाए रखा, यहाँ तक कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीक अभिलेखों में ग्रीस और रोम के लिए अर्धकीमती पत्थरों के आपूर्तिकर्ता के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। कई साहित्यिक संदर्भों में उज्जैन का वर्णन है, जिसमें लेखक बाणभट्ट की 7वीं शताब्दी की पुस्तक कादम्बरी का एक अंश भी शामिल है। यहाँ उस विवरण का अनुवाद है। अवंती देश में उज्जैनी नामक एक नगर है, जो स्वर्ग के वैभव से भी बढ़कर है। ऐसा लगता है जैसे यह स्वर्ण युग, त्रेता युग का जन्मस्थान और विशेष रूप से भगवान शिव के लिए बनाया गया निवास स्थान है। पानी से भरी खाई और गोलाकार किले से घिरे हुए इसके भव्य रास्ते शंख, मोती, मूंगा और पन्ना बेचने वाले स्टालों से सुसज्जित है। कला दीर्घाएं इसकी सड़कों की शोभा बढ़ाती है और पवित्र मंदिर इसके चौराहों की शोभा बढ़ाते हैं। उपनगरों में हरे भरे बगीचों की छाया वाले शांत जलाशय है। यह सार्वजनिक रूप से प्रेम के देवता की पूजा का जश्न मनाता है। इस शहर में पवित्र ग्रंथों के निरंतर अध्ययन से लोगों के पाप धुल जाते हैं।
यहाँ मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचते हुए मदमस्त होकर आनंदमय उत्पात मचाते हैं। पानी के फव्वारों वाले आवाज संगीत अभ्यास के दौरान ड्रमों की गहरी गड़गड़ाहट से गूंजते हैं, जो दूर की गड़गड़ाहट की आवाज के समान है। उज्जैन के निवासी आनंद प्रलोभक है, जिनके पास भगवान शिव की जटाओं को सुशोभित करने वाले चंद्रमा के समान अपार संपत्ति है। वे सार्वजनिक सुविधाओं जैसे हॉल, सराय, कुएं, सार्वजनिक जल स्रोत, उद्यान, मंदिर, पुल और पानी के पहिए जैसे इंजीनियरिंग चमत्कारों में उदारतापूर्वक योगदान देते हैं। वे मंदरा पर्वत जैसे बहुमूल्य रत्न पहनते हैं और देश भर की विभिन्न बोलियां और अक्षर सीखते हुए विभिन्न कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। यह शहर हजारों पवित्र मंदिरों के साथ साथ सभी दिशाओं में कई चरवाहों की बस्तियों का दावा करता है। इसके जुआ हॉल सुनहरे पासों के साथ खेलों की मेजबानी करते हैं, जो उत्साही लोगों की बड़ी भीड़ का मनोरंजन करते हैं। यह बच्चों के लिए मंत्रमुग्ध करने वाली जगह है, जहां ढेर सारे खेल उपलब्ध हैं। हर दिन दिव्य सूर्य शहर की शोभा बढ़ाता है और उसके घोड़े अपने सिर नीचे झुकाते हैं, जो ऊंची इमारतों की छतों से निकलने वाली मधुर धुनों से खिंचे चले आते हैं, जहां महिलाएं संगीत का अभ्यास करती है। भोर में पिंजरे में बंद तोतों और तारों द्वारा गाए जाने वाले मंगल गीत महिलाओं के आभूषणों की झनकार के बीच अपना आकर्षण खो देते हैं। इस शहर में शुद्धता के लिए सोने की जांच तो होती थी, लेकिन लोगों की जाति की नहीं। अनुवाद केन 6774। एक प्राचीन शहर के बारे में कुछ टिप्पणियां। यह खंड शहर की वास्तुकला के बारे में बात करके शुरू होता है। इसकी शुरुआत शहर की दीवारों और सुरक्षा के विवरण से होती है। लेखक बाणभट्ट फिर हमें बाजार क्षेत्र में ले जाते हैं। बाजार में खरीदारी करने वाले लोग इस बारे में बात करते हैं कि शहर कितना समृद्ध है, जो व्यापारी वर्ग के प्रभाव को उजागर करता है। उसके बाद लेखक पवित्र तीर्थस्थलों, सुंदर तालाबों और बगीचों वाले उपनगरों का वर्णन करता है। वास्तुशिल्प विवरण के बाद शहर के लोगों पर एक नजर डाली जाती है। उन्हें जश्न मनाते, सैलून में जुआ खेलते, महाकाल और कामदेव की पूजा करते और पवित्र मंत्रों का पाठ करते देखा जाता है। उन्हें शिप्रा नदी में खेलना, सार्वजनिक हॉलों, पीने के पानी के स्थानों, मंदिरों आदि के लिए धन दान करना भी पसंद है। यह लोग अपनी मधुर वाणी, विभिन्न लिपियों और बोलियों के ज्ञान और अपने चमकीले पहनावे के लिए जाने जाते हैं। वे विभिन्न कलाओं में निपुण हैं और गायकों के मधुर गीतों का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। यह शहर धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों और आंदोलन का एक हलचल भरा केंद्र है। प्राचीन भारत में शहरों का उदय जनसंख्या परिवर्तन और युद्ध के कारण हुआ। इस अवधि के दौरान योद्धाओं और पुजारियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। शहर की दीवारों ने सुरक्षा प्रदान की, जिससे यह व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में विकसित हो सका। कादम्बरी का अंश शहर के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। कुल मिलाकर शहर अविश्वसनीय रूप से विविध दिखाई देता है। हमारा विवरण व्यापार और धर्म से संबंधित तत्वों पर जोर देता है। हालांकि यह राजनीतिक शक्ति है जो शहरी विकास को आकार देती प्रतीत होती है। लाल किला शाहजहानाबाद नामक एक बड़े शहर का हिस्सा था। शाहजहानाबाद एक विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था जो 3.8 मील लंबी और 27 फीट ऊंची थी। इस दीवार ने लगभग 1500 एकड़ क्षेत्र को घेर लिया था। इस शहर में मुगल सरदारों के भव्य मकान थे। इनमें से प्रत्येक घर अपने डिजाइन के मामले में लाल किले के छोटे संस्करण जैसा था। कुलीनों का घर परिवार भी इसी तरह व्यवस्थित होता था,
इसलिए कुलीनों के परिवार के अलावा उसके अपने सैनिक, क्लर्क, नौकर, कारीगर और छोटे व्यापारी भी होते थे। औसतन यह अनुमान लगाया गया है कि शाहजहानाबाद में राजकुमारों के घरों में लगभग 12,500 लोग थे, जबकि रईसों के पास लगभग 3,100 लोग थे। ये लोग अक्सर या तो हवेली के अंदर या आसपास के मिट्टीफूस के घरों में रहते थे। शहर में दो महत्वपूर्ण बाजार भी थे। चांदनी चौक लाल किले के लाहौरी गेट से प्रसिद्ध फहपुरी मस्जिद तक फैला हुआ है। इसके मध्य से होकर एक नहर बहती थी, जो पेड़ों की कतारों के साथ छाया और विश्राम स्थल प्रदान करती थी। दूसरे बाजार को फैज बाजार कहा जाता था और यह लाल किले के अकबराबादी गेट से उसी नाम के शहर के गेट तक फैला हुआ था। इन बाजारों में आपको स्वादिष्ट कबाब से लेकर महंगे हीरे तक कई तरह की चीजें मिल सकती हैं। प्रत्येक राजकुमार या कुलीन का अपना बाजार होता था, जिसका प्रबंधन उनके चुने हुए व्यापारी करते थे। चांदनी चौक क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी और बैंकर अपनी आजीविका के लिए सम्राटों और रईसों पर निर्भर नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी। वर्ष 1650 में 4 राजकुमारों और 59 महान रईसों को साम्राज्य के राजस्व लगभग 38% प्राप्त होता था। परिणामस्वरूप साम्राज्य का 40% से अधिक राजस्व अकेले शाहजहानाबाद में केंद्रित था। यह कुलीन और उनके अनुयायी ही थे जिन्होंने बाजार में वस्तुओं की मांग पैदा की। शाहजहानाबाद उपनगर। शाहजहानाबाद के आसपास कई इलाके थे जिन्हें उपनगरों के नाम से जाना जाता था। ये उपनगर कब्रों, बगीचों और बाजारों के निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों से भरे हुए थे। वे आर्थिक और सामाजिक जीवन के केंद्र थे। दिलचस्प बात यह है कि शाहजहानाबाद की स्थापना से पहले भी यह मुसलमानों के लिए एक आवश्यक तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता था। इसमें निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली और बख्तियार काकी जैसे श्रद्धेय संतों की कब्रें थीं, जो कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती थी। कुछ अंतर्दृष्टि। शाहजहानाबाद के वर्णन से पता चलता है कि शहरी जीवन के हर पहलू पर शाही दरबार का प्रभाव था। सम्राट पूरे साम्राज्य को अपने परिवार का विस्तार मानता था। इस प्रकार के शासन को समाजशास्त्रियों द्वारा पैतृक नौकरशाही राज्य प्रणाली कहा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि 1648 में मुगल राजधानी के आगरा से दिल्ली स्थानांतरित होने का आगरा पर तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुगल सेनाओं की सुरक्षा के बावजूद आसपास के समुदायों ने आगरा को लूट लिया, जिससे महत्वपूर्ण गिरावट आई। इस गिरावट के कारण अंग्रेजों और डचों ने आगरा में अपनी फैक्ट्रियां भी बंद कर दी। हमारा प्रस्ताव है कि मध्ययुगीन शहरों में व्यापारिक समुदायों का व्यापक नेटवर्क था और तीर्थयात्रा केंद्र स्वतंत्र रूप से विकसित हुए थे। शाहजहानाबाद का मामला शहर के जीवन पर राजनीतिक शक्ति के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली संरचनाओं ने शहरों के उत्थान और पतन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिंतन और क्रिया 8.2। यदि संभव हो तो दिल्ली में लाल किला देखने जाए। नोटिस बोर्ड या वहां आयोजित ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों से लाल किले के वास्तुशिल्प, डिजाइन और इतिहास का पता लगाएं। यदि नहीं तो वेबसाइट से लाल किले के विभिन्न हिस्सों और उसके महत्व के बारे में जानें। लाल किले, दिल्ली का इतिहास और वास्तुकला पर एक रिपोर्ट लिखें। अपने अध्ययन केंद्रों पर अन्य छात्रों के साथ अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करें। शीर्षक: लाल किला, दिल्ली का इतिहास और वास्तुकला। परिचय: लाल किला, जिसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है,
भारत के दिल्ली के केंद्र में स्थित एक प्रतिष्ठित स्मारक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास, वास्तुशिल्प प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र के रूप में मुझे इसकी वेबसाइट पर वर्चुअल विजिट के माध्यम से लाल किले के इतिहास और वास्तुकला का पता लगाने का अवसर मिला। इस रिपोर्ट में मैं लाल किले, इसके ऐतिहासिक महत्व, वास्तुशिल्प डिजाइन और भारत के इतिहास में इसकी भूमिका का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करूंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल तक लगभग 200 वर्षों तक इसका निर्माण मुगल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में किया गया था। इसके आकर्षक लाल बलुआ पत्थर के निर्माण के कारण किले का नाम लाल किला रखा गया था। यह न केवल एक ऐतिहासिक संरचना है, बल्कि 2007 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, जो अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। वास्तुशिल्पीय डिजाइन। लाल किला फारसी, तिमुरिड और भारतीय वास्तुकला शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करता है, जो इसे मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना बनाता है। किला लगभग 255 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यह विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जिनकी ऊंचाई 33 मीटर तक है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौर गेट से है, जो छत्ता चौक की ओर जाता है, जो मुगल काल में एक हलचल भरा बाजार चौक था। लाल किले की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका शानदार मुख्य महल परिसर है। दीवाने आम या सार्वजनिक दर्शकों का हॉल एक खुला प्रांगण है, जहां सम्राट सार्वजनिक सुनवाई करते थे। दीवाने खास या निजी दर्शकों का हॉल जटिल संगमरमर के काम और एक प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ एक अधिक जटिल संरचना है, जो एक बार कीमती रत्नों से सजाया गया था। रंग महल या रंगों का महल किले के भीतर एक और उल्लेखनीय इमारत है, जो इसके चमकीले चित्रित अंदरूनी हिस्सों की विशेषता है। इसका उपयोग सम्राट की पत्नियों और मालकिनों के लिए हरम या निजी क्वार्टर के रूप में किया जाता था। रंग महल के बगल में खास महल है, जो सम्राट का निजी महल है, जिसमें उत्कृष्ट सफेद संगमरमर का काम और सुंदर पुष्प डिजाइन प्रदर्शित है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किला परिसर के भीतर एक प्राचीन सफेद संगमरमर की मस्जिद है। इसे बाद में सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जोड़ा गया था। यह मस्जिद अपनी शानदार सादगी और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। भारतीय इतिहास में महत्व। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में लाल किला अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी किले की प्राचीर से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लाल किला तब से भारत में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थल बन गया है, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले में आयोजित साउंड एंड लाइट शो पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है और किले के इतिहास का एक ज्वलंत विवरण प्रदान करता है। यह इसके निर्माण की कहानी, मुगल काल की भव्यता और सदियों से इसकी दीवारों के भीतर घटित घटनाओं का वर्णन करता है। निष्कर्ष। अंत में, दिल्ली में लाल किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार और एक ऐतिहासिक खजाना है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के प्रतीक के रूप में खड़ा है। फारसी, तिमुरीद और भारतीय स्थापत्य शैली का अनूठा मिश्रण इसके ऐतिहासिक महत्व के साथ इसे भारत के इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने योग्य स्मारक बनाता है। एक इग्नू छात्र के रूप में
मुझे इस अन्वेषण के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय इतिहास और पहचान में लाल किले के महत्व की गहरी सराहना मिली है। मैं अपने अध्ययन केंद्रों में साथी छात्रों को हमारे देश की विरासत के बारे में गहराई से जानने और ऐसे प्रतिष्ठित स्थलों पर अपनी अंतर्दृष्टि और विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। 8.4 कोलकाता, एक औपनिवेशिक शहर। इस खंड में हम यह वर्णन करना चाहते हैं कि एक औपनिवेशिक शहर कैसा दिखता है। कोलकाता पर हमारा ध्यान केंद्रित है और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इसकी स्थापना उसी शताब्दी में हुई थी जब शाहजहानाबाद की स्थापना हुई थी। हालांकि कोलकाता उन्हें आकार देने वाली शक्ति संरचनाओं के कारण शाहजहानाबाद से काफी अलग है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी के रूप में कार्य करता है और हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसका इतिहास 1699 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से शुरू होता है, जब उन्होंने अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए फोर्ट विलियम का निर्माण पूरा किया। 1772 में यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया और 1911 में राजधानी नई दिल्ली में स्थानांतरित होने तक लगभग 140 वर्षों तक इस स्थिति में रहा। कोलकाता में ब्रिटिश शासन और उसके खिलाफ प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास है, जिसके परिणामस्वरूप शहर के बारे में विविध दृष्टिकोण सामने आए हैं। कुछ विद्वान कोलकाता की वास्तुकला की भव्यता की प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य इसकी मलिन बस्तियों की गंदगी पर प्रकाश डालते हैं। कुछ लोग सती प्रथा की समाप्ति, महिला शिक्षा और एक भारतीय पहचान की वकालत करने वाले नेताओं की चर्चा करते हैं, जबकि अन्य उन्हें गरीबों की दुर्दशा से बेपरवाह उच्च जाति के एंग्लोफाइल के रूप में देखते हैं। इनमें से कई विरोधाभासी छवियां 19वीं सदी के कोलकाता की घटनाओं से उपजी है। हमारा ध्यान 19वीं सदी के एक क्लासिक औपनिवेशिक शहर के रूप में कोलकाता पर है। कॉलोनी एक दूर के राज्य द्वारा राजनीतिक रूप से नियंत्रित स्थान है और कोलकाता इसका प्रमुख उदाहरण है। इसने नियंत्रण करने वाले राज्य की ताकत का प्रदर्शन किया। 1914 में भारत में निवेश की गई ब्रिटिश पूंजी का अनुमानित 3/5वां हिस्सा कोलकाता में था, जिसमें 81% निवेश यूरोप से और केवल 3% भारत से आया था। शहर योजना। कोलकाता की स्थापना अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने और साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। यह विशिष्ट औपनिवेशिक शहर संरचना का उदाहरण है, जो 3 क्षेत्रों में विभाजित है। सबसे प्रमुख ब्रिटिश अनुभाग था, जिसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था। यह सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध, विशाल और भव्य था, जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी समृद्ध और प्रभावशाली क्षेत्र से की जा सकती थी। यहाँ वे इमारतें खड़ी थीं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की नियति को आकार दिया। डलहौजी स्क्वायर में शाही सरकार का मुख्यालय था, जो एस्प्लेनेड, चौरंगी और पार्क स्ट्रीट के साथ प्रभावशाली सरकारी संरचनाओं, बाजारों और बंगलों से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में चाय बागानों, रेलवे, कोयला खदानों, जूट मिलों, वित्त और वाणिज्य में शामिल वैश्विक निगमों के कार्यालय भी थे। कोलकाता के इस हिस्से में व्यापार और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हाइट टाउन की आबादी लगभग 10,000 थी, जो शहर की आधा मिलियन आबादी का एक अंश था। हालांकि इसने न केवल शहर पर बल्कि पूरे उपमहाद्वीप पर अधिकार जमा लिया। इस अवधि के दौरान कोलकाता के बारे में लिखी गई किताबें अक्सर इस हिस्से पर प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए, श्री कॉटन की पुस्तक में टिप्पणी की गई, कोलकाता में सब कुछ अपने नागरिकों को याद दिलाता है कि वह ब्रिटिश राज की राजधानी है। सरकारी घर, पूर्व गवर्नर जनरलों की मूर्तियां, सरकारी इमारतें, चौरंगी के किनारे महल,
गोदाम, घाट, गोदी एक बड़ा यूरोपीय उपनिवेश और धन और समृद्धि के संकेत हर जगह है। श्री कॉटन की पुस्तक में कोलकाता के ऐतिहासिक घरों और प्रसिद्ध स्थानों को समर्पित 90 पेज का खंड शहर के भारतीय हिस्से के लिए केवल 15 पृष्ठ समर्पित है। मध्यवर्ती क्षेत्र। व्हाइट टाउन के किनारों के बगल में बीच का एक क्षेत्र था। इस स्थान पर आपको गरीब गोरे लोग, यूरेशियाई, बहुत सारे मुस्लिम सेवाकर्मी जैसे रसोइये और नौकर, और यहूदियों, अर्मेनियाई और चीनी के छोटे समूह मिलेंगे। कुछ धनी मुस्लिम समूह भी थे जो बंगाल के बाहर से आए थे। उनमें से कई टीपू सुल्तान और वाजिद अली शाह जैसे पराजित शासकों से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ आकर बस गए। वे बांग्ला नहीं बोलते थे लेकिन हिंदुस्तानी के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते थे। इस बीच के क्षेत्र की उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर बड़ा बाजार था, जिसे ग्रेट मार्केट के नाम से भी जाना जाता था। यह एक पारंपरिक बाजार था जिसमें संकरी गलियों में दुकानों की कतारें थी, जबकि फैंसी डलहौजी स्क्वायर रात में खाली हो जाता था। बड़ा बाजार हमेशा दिन-रात गतिविधि से गुलजार रहता था। यह कोलकाता के व्यापारिक परिदृश्य का केंद्र था, जो उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों और उससे भी आगे को जोड़ता था। यहाँ आपको फारसी, अरब, यहूदी, मारवाड़ी, अर्मेनियाई, मद्रासी, सिख, तुर्क, पारसी, चीनी, बर्मी और बंगाली जैसी विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग मिल सकते हैं। हालांकि कुछ बंगाली व्यापारियों ने पहले अंग्रेजों के साथ अच्छा काम किया था, लेकिन यह मारवाड़ी ही थे जो इस बाजार परिसर में प्रमुख व्यक्ति बन रहे थे। बंगाली क्षेत्र। इस क्षेत्र से परे आपको एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां मुख्य रूप से बंगाली रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 55% है। यह समूह ज्यादातर ऊंची जातियों से मध्य क्षेत्र के उत्तर और उत्तर पूर्व में रहता था। शहर के इस हिस्से में उचित योजना का अभाव था और इसकी गंदगी और गंदगी वर्णन से परे थी। यहाँ आपको बंगाली भद्रलोक के साथ साथ बड़ी संख्या में अकुशल और अर्धकुशल मजदूर मिलेंगे, जो सड़क विक्रेताओं और घरों की सफाई करने वालों के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। व्हाइट टाउन के बाहरी इलाके में भवानीपुर जैसी कुछ जगह थी, जहां बंगाली वकील, डॉक्टर और अन्य पेशेवर रहते थे। बंगाली समाज में व्यापारी राजकुमार परिवारों का वर्चस्व था, जिन्होंने यूरोपीय व्यापारियों के लिए व्यापार एजेंट के रूप में काम करके अपनी संपत्ति बनाई थी। उनके भव्य घर अक्सर मिट्टी के घरों से घिरे होते थे जहां उनके नौकर रहते थे। बंगाली भद्रलोक, वह समूह जिसे हम अक्सर कोलकाता से जोड़ते हैं, वास्तव में 19वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान प्रमुखता में आया। वे खुद को व्यापारी राजकुमारों और कम वेतन वाले श्रमिकों के बीच स्थित मध्यम वर्ग के रूप में देखते थे। पश्चिमी शैली के स्कूलों में शिक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इसने वकील, डॉक्टर, शिक्षक या क्लर्क के रूप में करियर के द्वार खोल दिए। इस समूह ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व करने, अंग्रेजों के सहायक के रूप में शुरुआत करने और धीरे धीरे एक संयुक्त मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भद्रलोक समूह के कई सदस्य इन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में नेता बन गए। 8.5 निष्कर्ष। इस अंतिम खंड में हमने भारत के विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों, प्राचीन, मध्ययुगीन और औपनिवेशिक काल के शहरों के मामले के अध्ययन का पता लगाया है। जब हम प्राचीन शहरों की जांच करते हैं, तो हमारे पास अक्सर सीमित जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे हमारी समझ अधूरी हो जाती है। हालांकि हम अभी भी जीवित किलेबंदी के माध्यम से शासक अभिजात वर्ग के प्रभाव और प्रभुत्व को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए,
मध्यकालीन शाहजहानाबाद को जानबूझकर एक राजा द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन और मध्ययुगीन शहरों में भी शक्तिशाली व्यापारी समूह और धार्मिक अभिजात वर्ग मौजूद थे। वास्तव में राजनीतिक अभिजात वर्ग इन व्यापारी समूहों से वित्तीय सहायता पर बहुत अधिक निर्भर था। इसके अतिरिक्त उनके अधिकार को वैध बनाने के लिए जटिल अनुष्ठानों का उपयोग किया गया। हालांकि शाहजहानाबाद इस बात का उदाहरण देता है कि कैसे व्यापारी और बैंकर वर्गों का भाग्य राजनीतिक सत्ता से निकटता से जुड़ा हुआ था। उनकी किस्मत उनके राजनीतिक आकाओं के साथ बढ़ी और गिरी। औपनिवेशिक शहर कोलकाता की बात करें तो अपने आधुनिक तत्वों के कारण यह कुछ अलग मामला था। कोलकाता की स्थापना भी राजनीतिक बल के माध्यम से की गई थी, जैसा कि फोर्ट विलियम की सैन्य वास्तुकला से पता चलता है, जो इसके रचनाकारों की राजनीतिक ताकत को प्रदर्शित करता है। इस राजनीतिक शक्ति ने नियंत्रण के आधुनिक रूपों की शुरुआत की, यद्यपि दूर देश से। नियंत्रण के पिछले तरीके छिटपुट हिंसा पर निर्भर थे, जबकि नए दृष्टिकोण में एक नेटवर्क स्थापित करना शामिल था जो शासितों को लगातार राज्य की उपस्थिति की याद दिलाता था। यही कारण है कि अपेक्षाकृत कम संख्या में अंग्रेज पूरे उपमहाद्वीप पर शासन कर सके। ब्रिटेन से अत्यधिक दूरी के कारण पर्याप्त ब्रिटिश प्रशासक उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार वे प्रशासन और व्यवसाय संचालन के प्रबंधन के लिए अधीनस्थ भारतीय वर्गों पर निर्भर थे। इन अधीनस्थ समूहों ने भद्रलोक वर्ग को जन्म दिया, जो बंगाली आबादी का एक अपेक्षाकृत छोटा वर्ग था। विशेष रूप से बंगाली आबादी कोलकाता की कुल आबादी का केवल 55% थी। आश्चर्य की बात है कि कोलकाता की प्रमुख छवि ब्रिटिश वास्तुकला या सफल मारवाड़ी व्यवसायी वर्ग द्वारा परिभाषित नहीं है। इसके बजाय यह भद्रलोक वर्ग की छवि है, जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से शहर के जीवन के हाशिए पर था। यह अनोखी स्थिति औपनिवेशिक शहर के पहले के समय की तुलना में मौलिक रूप से भिन्न प्रकार के नियंत्रण के कारण संभव हुई थी।